बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका हमने देखा कि उनके अपने में इंटरनल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से गिर गई क्योंकि वॉर हो रहा है, और ठीक ठाक गिरी, 20% 25% तक गिरी है। तो उन कंपनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए फंड एलोकेशन के टाइम में। सुदीप सर, शुरुआत आपसे। जी, कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे वॉर का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, शायद कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। मैं सेकेंडरी इम्पैक्ट पे यहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन, उसका जो कंजम्पशन इम्पैक्ट उसको नहीं गिन रहा हूँ, पर जैसे पेंट कंपनी पे है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे है, वैसा भी इम्पैक्ट नहीं है। उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को जरूर प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए, पहले जब टैरिफ वाला समस्या थी यूएस के साथ, दुनिया भर में उथल-पुथल हो रहा था, तब हम लोग ये कहते थे टैरिफ प्रूफ सेक्टर में आप निवेश करिए, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस्ड है उस पे निवेश करिए। फिर एआई रिलेटेड जो जो उथल-पुथल चालू हुआ, उसमें हम लोग कह रहे थे जहाँ पे एआई का बहुत बड़ा टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां पे आप देखिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए वार का डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां वो क्षेत्र को देखिए। तो धीरे-धीरे ये क्षेत्र भी नैरो हो रहा है। अगर आप इस साल की मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो ग्रेजुअली वी आर नैरोइंग डाउन द चॉइसेस। पर इसमें मैं कहना चाहूंगा बीएफएसआई, जो हम बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं बीएफएसआई के बारे में पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव है। और मैं मानता हूं कि बीएफएसआई एक सेगमेंट है जहां पे गिरावट का फायदा जरूर लेना चाहिए। रिकवरी जब आएगा बीएफएसआई में भी जबरदस्त रिकवरी आएगा। और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बीएफएसआई में है नहीं, प्राइमरीली नहीं है। हाँ, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, क्रेडिट डिमांड कम हो जाएगा, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, ये सब हो सकता है अगर इकोनॉमी में रुकावट आए, इकोनॉमी में गिरावट आए। पर बाय एंड लार्ज कोई डायरेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट नहीं है, तो बीएफएसआई में जरूर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें मैं एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे सेगमेंट में जाइए जहां पे जबरदस्त गिरावट आया है, पर रिकवरी भी जबरदस्त आए। मैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करूंगा और यहाँ के जो दिग्गज शेयर्स हैं, वहां पे जरूर ध्यान देने के लिए सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर्टिकुलरली जो लोग वेस्ट एशिया में कामकाज करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ेगा युद्ध खत्म होने के बाद। दूसरा सेक्टर जहां पे थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लिया जा सकता है, वो है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल। अभी बहुत प्रॉब्लम है। एक तो रॉ मटेरियल का समस्या है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, दूसरा एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है। ये सारे समस्याएं हैं और पिछले 2 साल तक बहुत ही खराब नतीजा दिखाया है। पर ग्रीन शूट थर्ड क्वार्टर में क्लियरली विजिबल था। चाइना प्लस वन वेरी मच वैलिड। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम जब होगा, तब यहाँ पे भी वापस ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये तीन सेक्टर आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया। हालांकि बीएफएसआई सेक्टर पे मेरा अपना एक रिजर्वेशन है, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। दलजीत साहब, आप बताइए अगर मैं सही हूं कि गलत, कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिसरप्शन आया है, और रुपी का जो हमने वैल्यूएशन देखा अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने देखा है कि जो करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इन्फ्लेशन का एक प्रेशर है। कोई भी चल के आने वाले दिनों में ब्याज दर घटाने वाले जो सेंट्रल बैंक थे वो शायद घटाएंगे लंबे समय तक, वो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ क्वार्टर तक रुकेंगे। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर पे दबाव रह सकता है क्या? जी हाँ, लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब अगर मैक्रो इकोनॉमी ही डिस्टर्ब होगी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, किस तरह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होगा, किस तरह हमारा जो रुपी का फ्लक्चुएशन जो दिख रहा है, तो ये सब का यील्ड्स पे, अभी तक यील्ड्स में ज़्यादा असर दिखा नहीं है, बट ये भी शायद दिखेगा आगे आने वाले समय में। तो आई थिंक कि ये सबका मैक्रो इम्पैक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे सबसे पहले आएगा। और बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ साल से सबका चहेता सेक्टर भी था, तो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर चुका है। तो यहाँ पर आपको डबल वहमी हो जाएगा कि आपका आगे का प्रॉस्पेक्ट्स कम हो रहे, प्लस आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, तो वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा अभी अवॉइड करेंगे। और मैं सर, जो अभी सुदीप सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हम भी 2 तरीके से इस समय अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एक ये वो सेगमेंट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तो वो सबसे जल्दी रिबाउंड करेंगे और सबसे ज़्यादा रिबाउंड कर सकते हैं। और दूसरा वो सेक्टर जो इस परिस्थिति में भी स्थिर खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी कम है या
अभी भी स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रेंथ के साथ हैं, जैसे फार्मा, जैसे कि अपने डिफेंस। ना डिफेंस में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहां पर बहुत सारे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, दो तीन तीन साल का आपने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है ग्रोथ, तो वो शायद उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना दे। फिर तीसरा है पावर और एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अभी आप माहौल देख रहे हो, ये सारा इसका क्रक्स क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के ऊपर जो वैल्यू चेन है पूरी, तो पावर में वैल्यू चेन, जनरेटर, ट्रांसमिशन, उसके इक्विपमेंट बनाने वाले, जो कास्टिंग्स बनाने वाले, बहुत सारी कंपनियां उसमें उस चेन में। खाली ओईएम और बड़े टॉप ओईएम उसके मत जाइए, बट बहुत सारे उसमें पूरी चेन है, उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी मझोली कंपनियां हैं, वो आपको एक अच्छा मौका दे सकती हैं। तो हम लोग उस तरीके से देख रहे हैं। और जो तीसरी चीज हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमने अभी हमारी टीम जो काम कर रही है कि हमने पिछले 2 क्वार्टर की कॉन कॉल्स को वापस सुन रहे हैं, और जो कंपनियां 20-25% ग्रोथ की बात कर रही थी, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं कि भाई आपने अगर 20-30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, वो गाइडेंस में कितना डाउनसाइड रिस्क है, कितना आप उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है, और अभी ये जो वॉर का इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब कि जिस समय आपने गाइडेंस दी थी तो कुछ सोच के दी होगी, और अभी जो स्थिति चेंज हो गई, उसके बाद ये जो लिस्ट बना रहे हैं, हम कल ही खरीद नहीं रहे, अभी कुछ हमने ऐसा नया खरीदा नहीं है, तो हम लेकिन ये लिस्ट रेडी रख रहे हैं कि जैसे ये स्थिति क्लियर होती जाएगी, ये अब जो है इस नेगेटिव न्यूज का रेलेवेंस कम होता जा रहा है, मार्केट में इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो वहां से उसको हम बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट बनाइएगा तो बताइएगा, तो हम लोग किसी दिन अड्डा करेंगे इस लिस्ट के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो है, आपने बैंकिंग को लेके बातचीत करी हमने, आपने भी कहा और सुदीप सर ने भी कहा। बैंकिंग में एक सवाल और मेरे मन में उठा, जो संजय सिन्हा साहब आपके पास लेकर के आऊँगा, कि सरकारी बैंक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चले थे, लेकिन अब लगता है इंटरेस्ट प्रेशर की वजह से अब उसमें गिरावट आने शुरू हो गई है, तो अब फिलहाल उससे दूर रहना चाहिए क्या? ये सवाल लेकर के आपके पास आऊंगा संजय सर, लेकिन एक सवाल डिफेंस को लेकर दलजीत साहब से पूछ लूं, चूंकि आपने डिफेंस की बात की। डिफेंस से क्यों आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन है? क्योंकि इस पूरे जो हमले हुए, ईरान वॉर हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत लोगों को महसूस हो गई, हर कंट्री को, कि अपना डिफेंस तो आपको बना के रखना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री कह रही कि भाई हम अब तो आपके भरोसे रहेंगे नहीं, आप तो बहुत गाली दिए हमें, अब तो हम अपना डिफेंस स्ट्रक्चर करेंगे। जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्री, वो कह रहे हैं कि आप हमके भरोसे हम थे, हमारे ऊपर हमला हो रहा, आप नहीं रोक पा रहे, तो हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। भारत ने भी देख लिया कि कैसे कैसे इक्विपमेंट होते हैं। तो डिफेंस पे आपको लगता है डिफेंस बजट बढ़ेगा ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी? बिल्कुल सही है लक्ष्मण जी, थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि ये जो कंपनियां, अभी जैसे हम एक कंपनी थी जो प्रोपेलेंट्स वगैरह बनाती है, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, सब तरीके की चीजें बना रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन में नंबर्स अभी तक आना शुरू नहीं हुए। राइट, तो इसलिए बहुत लंबा समय इसमें जो है ना, जेस्टेशन पीरियड बहुत है। ये सबको समझ में आता है कि हाँ भाई अभी इतने हमले हो रहे हैं तो हमको सबको चाहिए, बट जो कुछ आपको चाहिए वो कल नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जोन सा प्लेन यूज कर रहे थे और सडनली उसको रिप्लेस करके दूसरा प्लेन अपना, इमिडिएटली कोई इंडियन कंपनी आके बोलेगी मैं कल नया प्लेन देती हूँ, चालू हो जाएगा। उसको टेस्टिंग करने में ही 5 साल, जैसे मेरा सेक्टर रहा है फार्मा, तो हमने फार्मा में बहुत देखा है कि वो 5 साल 7 साल का समय लगता है कोई भी नया काम शुरू करने के बाद, राइट, जो उसको सड़क पे आने में, एक्चुअल शेल्फ पे आने में। तो इसी तरीके से डिफेंस में है कि समय बहुत लगता है, और अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट का ऐसा तरीका है कि वो खाली बात पे ही बहुत कुछ आगे कर देते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, हमने बहुत सारी कंपनियों को एनालाइज करने की कोशिश की, देखा कि ये 3 साल 5 साल के नंबर्स ऑलरेडी आपके आज की वैल्यूएशन में है। 80 टाइम पे, 70 टाइम पे, 90 टाइम पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या ना, एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए थोड़ा हमको वहां पे हेजिटेशन रहता है खरीदने।